चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन संसाधन एवं विकास का पाठ 1 संसाधन सुनेंगे। डाइट उदयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है संदीप पायल जी द्वारा और समीक्षा की है अकील अली बोहरा जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। प्यारे बच्चों नमस्ते। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप बहुत अच्छे से हैं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के भूगोल विषय का पहला अध्याय संसाधन के बारे में बात करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम संसाधनों के बारे में जानें कि संसाधन कहते किसे हैं, और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले जहाँ पर भी बैठे हैं अपने आसपास पड़ी जितनी भी चीजें हैं उनको ध्यान से देखें। बच्चों, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं आप देखें वो कुर्सी किस चीज की बनी हुई। आपका पेन या अभ्यास पुस्तिका किस चीज से बनी हुई। आपके कमरे में हर एक वस्तु जो आप इस्तेमाल करते हैं आप देखें ये वस्तुएं किन किन चीजों की बनी हुई। आपकी चारपाई, टेबल, अलमारी, आपके घर की दीवार पर किया पेन, घर के दरवाजे, खिड़कियाँ, आपके कमरे में लटके हुए पंखे, बल्ब, है ना आपके आसपास बहुत सारी चीजें, और हर एक चीज किसी न किसी वस्तु से बनी हुई है। आपकी कुर्सी टेबल लकड़ी की बनी हुई, आपकी अलमारी लोहे की चादर की बनी हुई है, आपका पेन, खिलौने, फोन, बाल्टी, मग आदि प्लास्टिक के बने हुए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो आधारभूत चीजें हैं, आधारभूत से अर्थ है कि वे चीजें जिन्हें हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनसे हमने कोई चीजें अपने इस्तेमाल के लायक बनाई हैं। जैसे लकड़ी को काटकर उसे आकार देकर हमने कुर्सी बना दी, और उसी लकड़ी से कुछ दूसरा आकार देकर हमने टेबल बना दी, और वहीं दूसरी ओर उसी लकड़ी के एक इस्तेमाल से हमने पलंग बना दिया। तो आप ये देखें, कुर्सी भी बन गई, टेबल भी बन गई, पलंग भी बन गया, सारे घर के दरवाजे और खिड़कियां भी बन गई, और बनी किससे? उसी लकड़ी से जो एक वस्तु है उसका हमने भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग कर लिया। अब जरूरत क्या है समझने की कि ये लकड़ी जिसका हमने इस्तेमाल या उपयोग किया ये इतनी सारी चीजों को बनाने में किया, तो क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस लकड़ी से जो चीजें बनी हैं उनसे हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। तो बच्चों, यहाँ मैं यह समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जैसा मैंने उदाहरण लिया यहाँ पर लकड़ी का, तो यहाँ से ये समझें कि हर एक वो वस्तु जिससे हमारी आवश्यकता पूरी होती हो हम उसे संसाधन कहेंगे। अगर लकड़ी से कुर्सी बनाने के बाद हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है, और आवश्यकता क्या है? हम उस पर बैठ सकते हैं और अपने काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लकड़ी हमारे लिए क्या हुई? संसाधन, क्योंकि इससे अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। सोने के लिए पलंग, लिखने के लिए टेबल आदि बन गए। ऐसे ही प्लास्टिक से बनी वस्तुएं जैसे बाल्टी, मग, पेन, खेल खिलौने यानी प्लास्टिक से बनी वस्तुएं भी हमारी आवश्यकताएं पूरी कर रही हैं। तो प्लास्टिक भी एक संसाधन हुआ ना। ऐसे ही लोहा व अन्य वस्तुएं, अन्य धातुएं जिनसे हमारी आवश्यकता की वस्तुएं बनती हैं, ये सब भी हमारे संसाधन ही हुए ना। तो इसका मतलब आपको यही संसाधन की परिभाषा देनी हो तो आप बता सकते हो कि हर वो चीज जिससे हमारी जरूरत या आवश्यकता पूरी हो जाए हम उसे संसाधन कहेंगे। ठीक है ना बच्चों? इसी क्रम में मैं आपको एक वार्ता सुनाता हूँ जिसमें 3 पात्र हैं, मोना और राजू और उनकी दादी। ये सब अपने घर में साफ सफाई का काम कर रहे थे। तभी मोना ने दादी से पूछा, दादी माँ इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, ये सभी उपयोगी हैं। दादी माँ ने कहा, ये सब संसाधन हैं। ये संसाधन क्या होते हैं? राजू ने दादी माँ से पूछा। दादी माँ ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। प्यारे बच्चों, आप सब भी अपने आसपास देखिए और निरीक्षण कर संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने का प्रयास कीजिएगा। आप पाओगे कि जब आपको प्यास लगती है
तो जो जल आप पीते हो, आप अपने घरों में जिस विद्युत का उपयोग करते हो, स्कूल से घर पहुंचने के लिए जिस रिक्शा का उपयोग करते हो, पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हो, ये सभी संसाधन ही तो हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी वस्तुएं आपके द्वारा उपयोग की जाती हैं, इसलिए ये उपयोगी हुई। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू ने आगे जानने चाहा कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है दादी माँ। दादी माँ ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। प्यारे बच्चों, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का तो आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु बच्चों, ये दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण हैं और हमारी आवश्यकताओं को पूरा भी करते हैं। प्यारे बच्चों, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, जो अभी मूल्यवान नहीं है, जैसे दादी के घरेलू नुस्खे, जिनका आज तो कोई मूल्य नहीं है। यदि कोई मेडिकल फर्म या कंपनी यदि इन घरेलू नुस्खों को पेटेंट करा के बेचे तो ये आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। राजू ने दादी को पूछा, ये पेटेंट क्या होता है? दादी ने बताया कि पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। प्यारे बच्चों, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर सकते हैं। ये दोनों ही लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं भी सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही तो हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। जैसे आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति का प्रचलन हुआ, पहिए के आविष्कार से परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ, जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको संसाधनों के प्रकार बताता हूँ। ये सामान्यतः प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। बच्चों, अब हम इनको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन। ये वो संसाधन हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना ही उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज आदि। प्यारे बच्चों, इन प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय में विभाजित किया जा सकता है। बच्चों, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं, जबकि कुछ सीमित हैं। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा असीमित संसाधन हैं, लेकिन जैसे जल, मृदा और वन, यदि इनका लापरवाही से उपयोग किया जाए तो इनके भंडार को प्रभावित कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। जैसे जल को ही ले लो, जो असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में व भारत में भी एक बड़ी समस्या है। प्यारे बच्चों, अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, अर्थात भंडार की एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस आदि ऐसे ही अनवीकरणीय संसाधन हैं। प्यारे बच्चों, दूसरे प्रकार के संसाधन है मानव निर्मित संसाधन। ये वो प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लोहा अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीख लिया। बच्चों, हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल बनाने, सड़क बनाने, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी एक
मानव निर्मित संसाधन है। बच्चों, प्रौद्योगिकी से तात्पर्य किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग से है। प्यारे बच्चों, अब हम संसाधनों का तीसरा व सबसे महत्वपूर्ण रूप मानव संसाधन, जो हम लोगों से ही जुड़ा हुआ है, को जानेंगे। हम लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब हमारे पास ऐसा करने का ज्ञान और कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। जैसे मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर हैं, किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं, वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय खोजते रहते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने संसाधन क्या हैं और संसाधनों के कौन कौन से प्रकार हैं ये जाना। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपको बहुत सी नवीन जानकारियाँ भी प्राप्त हुई होंगी। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको संसाधनों के संरक्षण के बारे में बताऊंगा। अच्छा, आपको मैं फिर से पहले वाली वार्ता की तरफ ले जाना चाहूँगा, जिसमें एक पात्र मोना ने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल जो है वो सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। बच्चों, मोना ने अपनी दादी माँ को अपने सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, दादी माँ, क्या ये स्वप्न सच हो सकता है? दादी माँ ने कहा, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। तभी राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं दादी माँ? दादी माँ ने जवाब दिया, बहुत कुछ। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते हो? राजू ने पूछा, दादी, ये संसाधन संरक्षण क्या होता है? दादी ने बताया कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक या सावधानी से उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। दादी माँ ने आगे बताया कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। राजू ने पूछा, दादी माँ, संसाधनों के संरक्षण के कौन कौन से तरीके होते हैं? दादी माँ ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि हम सभी का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे तुम सब दोस्त पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बना सकते हो। राजू ने मोना दोनों ने दादी की बातें बहुत अच्छे से सुनी और उनको ये बातें बहुत अच्छी लगी। उस शाम सभी बच्चे और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों, सूती पुराने कपड़ों से, बांस की डंडियों से लिफाफे और थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। राजू ने कहा, हाँ। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। राजू ने कहा, मैं बहुत सतर्क रहूंगा कि कागज व्यर्थ न हो। कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। रामू ने कहा, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में व्यर्थ विद्युत न हो क्योंकि विद्युत जल और कोयले से बनती है। आशा ने कहा, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होने दूंगी। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। सभी बच्चे एक साथ बोले, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या आप संसाधन संरक्षण करने में मदद करने जा रहे हैं? आशा है कि आप भी इन बच्चों की तरह संसाधनों का संरक्षण व बचाव करेंगे, व्यर्थ में जल ना बहाएंगे
क्योंकि जल ही जीवन है। आप भी इन बच्चों की तरह पेड़ों का संरक्षण करने का प्रण ले सकते हैं। इस हेतु ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों का रोपण करना व उनकी देखभाल करने का प्रण लें। इससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा और वायु शुद्ध और ऑक्सीजन से भरपूर होगी। प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों की उपयोग सतत पोषणीय हो, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि कम से कम की जाए। प्यारे बच्चों, आज हमने संसाधनों के प्रकार व संरक्षण के बारे में जाना। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा व आपने संसाधनों के महत्व को भी समझा होगा। प्यारे बच्चों, आप देश का भविष्य हो और आपका भविष्य इन संसाधनों पर निर्भर है। आज आप सब ये प्रण लें कि आप अपने समुदाय व समाज को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, इस पाठ में शिक्षक ने हमें संसाधन क्या होते हैं व कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में बताया। आप अपने आसपास रखी वस्तुओं को देखो और ये सोचो कि किस संसाधन से ये बनी होंगी। हाँ, अलग अलग वस्तुएं अलग अलग संसाधन से बनी होती हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक संसाधन होंगे और कुछ मानव द्वारा विकसित। बच्चों, क्या आप कुछ ऐसे संसाधनों के बारे में सोच सकते हो जिनका उपयोग मनुष्य बहुत करते हैं और अगर उन संसाधनों का संरक्षण हमने नहीं किया तो भविष्य में हमें बहुत परेशानी होगी। अब मैं आपको एक छोटा सा कार्य देती हूँ। आप एक सूची बनाओ उन कार्यों की जो आप दिन प्रतिदिन करोगे और उससे हम संसाधनों को भी बचा सकते हैं।